हाय एवरीवन, जुमानी एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशली मैथमेटिक्स बेसिक्स के लिए। ठीक है, गुजरात बोर्ड के पेपर है, मार्वेल के आपके पेपर है। ठीक है, उसमें स्पेशली सेक्शन ए के बारे में हम सारे सम सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिएगा एंड तक। और बिना किसी रुकावट के अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। एक्चुअल में जो आपका सेक्शन ए होता है वो होता है आपका 1 मार्क का, और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं 24, जिसमें चूज द करेक्ट आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, और एक एक मार्क हर क्वेश्चन का होता है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, अब ये जो पेपर है वो स्पेशली हमारा है फरवरी मार्च 2025 में जो पूछा गया था, जो आपकी मार्वल की बुक में पहला पेपर दिया गया है। ठीक है, उसी के सम्स आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए। 2 स्टिक्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। आपके पास 2 स्टिक दी गई है, वन वाइट एंड द अदर इज ब्लैक। ठीक है, फ्रॉम द लेंथ गिवन इन द फिगर द लेंथ ऑफ द वाइट स्टिक विल बी। आपसे पूछा क्या गया है, पहले देखिए। ठीक है, आपको एक पूरी स्टिक दी गई है। अब यहाँ देखो, ये वाइट पोर्शन है और ये क्या है, ब्लैक पोर्शन है। और हमसे पूछा गया है जो ये वाइट पोर्शन है ना, उसकी लेंथ कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर हो रहा है कि ये पूरे की हाइट आपको लेंथ जो दी हुई है वो पूरे की दी हुई है 22 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं पहली इक्वेशन बनाने की ट्राई करूँ तो क्या होगा, वाइट प्लस ब्लैक इज इक्वल टू व्हाट, 22 सेंटीमीटर। क्लियर ना, पहला तो ये हमारा हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बोलने की कोशिश की है कि जो वाइट और ब्लैक है ना, दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर का। दैट मीन्स अगर मैं वाइट की बात करूँ तो वो ब्लैक की लेंथ जितना तो है, प्लस अगर उसमें 5 सेंटीमीटर जोड़ दिया जाए उतनी हमारी वाइट की लेंथ है। सी देखिए आप पिक्चर में कि ये जो वाइट की लेंथ है वो कैसे है, ब्लैक प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 5 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने इससे दूसरी इक्वेशन बना दी। अब देखो, हम इसको दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इवन तीनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन हो, सब्सटीट्यूशन हो। क्लियर है, तो यहाँ पे तो सिंपली देखो मैं क्या करती हूँ, सब्सटीट्यूशन में रख के इसको सॉल्व करके करने की ट्राई करते हैं हम लोग। तो पहले क्या दिया हुआ है, वाइट प्लस ब्लैक इज इक्वल टू 22। तो वाइट की जगह पे बराबर हम क्या रखेंगे, ब्लैक प्लस 5 इसी इक्वेशन के अंदर। तो मैं करती हूँ इसको, वाइट प्लस ब्लैक इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ऐसा हमें दिया गया है। ठीक है, अब इसकी जगह पे मैं क्या रखूँगी, ब्लैक प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस ब्लैक इज इक्वल टू 22। क्लियर, अब यहाँ पे एक ब्लैक और 2 ब्लैक, तो कितना हो जाएगा, 2 ब्लैक प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 22। अब ये 5 प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्लैक इज इक्वल टू 22 माइनस 5। अब 22 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो 2b इज इक्वल टू 17, देयरफॉर b इज इक्वल टू व्हाट, 17 डिवाइड बाई 2। तो आपका आएगा 8.5। ये तो मिला हमें ब्लैक की लेंथ, और हमें पता है वाइट इज इक्वल टू व्हाट, b प्लस 5। तो मैं अगर इसकी वैल्यू प्लस कर दूँ इसमें 8.5 प्लस 5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 13.5। ये हमारी वाइट की वैल्यू मिल गई। क्लियर है, मैंने क्या किया, बी की वैल्यू रखी यहाँ पे 8.5, 8.5 प्लस 5 दैट इज व्हाट, 13.5। और ऐसा हमारा कौन सा एमसीक्यू की दिया गया है, तो बी। देन आवर आंसर विल बी व्हाट, बी, 13.5। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, तो हमारी ये कंडीशन है उसकी। क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट, b1 अपॉन b2 इज इक्वल व्हाट, c1 अपॉन c2। ऐसा होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। क्लियर, मतलब ये तो क्लियर इन लोगों ने बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और बोला है के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, a1 और a2 की वैल्यू रखूँ। तो a1 की हमारी वैल्यू क्या है, तो ये हमारा a1 हो जाएगा, ये हमारा है b1, ये हमारा c1, अगेन a2 b2 देन c2। क्लियर, अब अगर a1 की वैल्यू में रखूँ तो वो क्या दी गई है, 2 दिया हुआ है, और a2 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। बराबर ना, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं दिया गया है, इसका मल्टीपल कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, 1 है, तो 2 डिवाइड बाय 1। अच्छा, b1 की वैल्यू हमारी क्या है, तो वो k, वही हमें ढूंढना है। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मतलब आगे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, k अपॉन 1।
अच्छा, अगर C1 की बात करूँ तो हमें क्या दिया गया है -8 और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, माइनस माइनस कैंसल आउट, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, अल्टीमेटली मेरी वैल्यू कितनी आई 2 इज़ इक्वल टू k इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अपॉन में 1 है मतलब k की वैल्यू कितनी होगी 2 ही होगी, ठीक है ना। तो k की वैल्यू 2 है मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 2 C। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली एक क्वेश्चन जो है वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए था और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए था, पर मैंने दोनों ही करवा दिए, कोई भी किसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या दिया गया है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो हमें क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 1 तो 1 हुआ, 1 के ऐसे दो फैक्टर के 2 आवे तो 1 1 ज़ा 1 ही होता है। तो हम क्या करेंगे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे दो फैक्टर कैसे रखूँगी माइनस एक्स देन माइनस एक्स, क्यों देखो माइनस माइनस होके प्लस होगा और 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। क्लियर। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 बराबर है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा मतलब क्या होगा डिवाइड होगा, इसको इससे डिवाइड कर दो इसको भी इसके दे दो, क्या बचेगा अंदर x माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर 1 रखेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा x माइनस 1 होगा दूसरा फैक्टर हमारा, देखो कैसे यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला अंदर क्या बचा x माइनस प्लस देन माइनस, या तो यूँ समझो इन दोनों ब्रैकेट का जो होता है वो साइन सिमिलर ही रहती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 1 ही आएगा दोनों ही केसेस में, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितनी है 1 है और वही वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है, किस में हमसे पूछा क्या गया x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू डिराइव करनी है। अब इसकी 1 है तो मैं क्या करूँगी 1 देन 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 भी क्या होगा 1 ही होगा, 1 प्लस 1 दैट इज़ व्हाट 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा C2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आपको क्या दिया गया है फॉर एन ए पी इफ d इज इक्वल टू -4 a7 इज इक्वल टू 4 देन इट्स फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू व्हाट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया गया है कॉमन डिफरेंस दिया गया है कितना है तो भाई -4 है, a7 की भी वैल्यू दी गई है कितनी तो भाई 4, a की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। मैं इक्वेशन में अगर रखूँ a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, तो a7 की हमें वैल्यू दी गई है 4, a की ढूंढनी है और 6 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है तो भाई है -4, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 बट कैसा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस साइन आ जाएगी -24 आ जाएगा। अच्छा ये माइनस है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 24 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू व्हाट 28, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 28। अच्छा डी आपका आंसर दिया गया है 28। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बोला है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 कॉमा -1 -1 कॉमा -5 इज इक्वल टू डैश यूनिट्स। डिस्टेंस फाइंड करने को बोला गया है दोनों यूनिट का, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते थे तो वो देखते हैं 2 कॉमा -1 आपको ऐसा दिया गया है, दो पॉइंट्स आपको इस तरह से दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है x1, ये हमारा होता है x2, ये हमारा होता है y1 और ये हमारा होता है y2। अगर ये दो पॉइंट है समझो इसको नाम दे दिया a इसको दे दिया b, तो हमारा a b की फॉर्मूला क्या बनती है अंडर रूट क्या बनेगा हमारी फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं x2 की वैल्यू की बात करूं तो हमारी होगी -1 देन माइनस हमारा फॉर्मूला का और ये x1 का आएगा हमारा -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -5 कॉमा माइनस माइनस और ये ब्रैकेट वाला, अब ये देखो ये फॉर्मूला का माइनस होगा और इसकी वैल्यू माइनस है इसलिए दूसरे ब्रैकेट में मैंने क्या रखा माइनस रखा होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है
इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 -3 होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, स्पेशली माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, मतलब यहाँ पे -5 और +1 होल स्क्वायर ऐसा होगा। अब देखो 3 का स्क्वायर, अब देखो कोई भी चीज़ में अगर आपकी अंदर की साइन नेगेटिव क्यों ना हो, अगर पावर जो है आपका इवन नंबर में आता है, मतलब 2 4 6, तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखो 3 का स्क्वायर तो आएगा 9, बट कैसा, प्लस का, क्यों, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए। अगेन अगर मैं इसकी बात करूँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस, ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 आएंगे, वो भी कैसे, नेगेटिव, बड़े की साइन कौन सी है, तो नेगेटिव की है, इसलिए -4 आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, ये 9 अब माइनस है बराबर, अगेन यहाँ पे स्क्वायर है, पावर के अनुसार है तो इवन नंबर है, 2 4 6 ऐसा कोई भी नंबर इवन हो तो ये माइनस साइन क्या हो जाती है, हट जाती है। 4 का क्या हो जाएगा 16 पर कैसा, प्लस का, 16 + 9 आएगा आपका 25। अब देखो 25 किसका स्क्वायर है, तो हमें पता है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 5। तो देखिए एमसीक्यू में 5 दिया गया है, हाँ दिया गया है, तो आपका आंसर आएगा बी 5। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको दिया गया है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऐसी वैल्यू हमें पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ समझ लीजिए, tan sin और cos के बीच में क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ तो पता होगी, क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, पहले तो मैं क्या करती हूँ ना, cos स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर देती हूँ। तो अगर इसकी वैल्यू हाफ है, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा की कितनी होगी वो पहले ढूंढ लेते हैं। अब ये मैंने cos स्क्वायर थीटा क्यों ढूंढा ना, वो आगे पता चल जाएगा। तो ये देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस हाफ। अब एक में से आधा जाएगा तो अगेन कितना आएगा, आधा, तो इसकी वैल्यू मुझे मिली हाफ। अब ये मैंने क्यों ढूंढा, हमसे तो tan पूछा गया है, पर ये देखिए tan स्क्वायर थीटा में होता क्या है, एक्चुअली इन दोनों का रिलेशन कैसा है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। ऐसा कैसे होता है, तो आपने फॉर्मूलाज पढ़ी होगी, तो tan थीटा की क्या आती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बनी, अगेन देखो साइन की फॉर्मूला क्या आती है, साइन की आती है अपोजिट अपॉन हाइपो, और अगर कॉस की बोलूँ तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब अगर ये दोनों वैल्यू अगर मैं बोलूँ अपॉन अपॉन में रख दूँ तो मेरे को मिल जाता है tan थीटा की फॉर्मूला। कैसे, देखो अगर मैंने इन दोनों को साथ में रखा, हाइपो हाइपो कैंसिल हो गया और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें मिल गई। इस तरह से ये फॉर्मूला बनी थी। इसका मतलब है साइन के अपॉन में ही कॉस रखा गया, तो मैं ये ऐसा बोल सकती हूँ ना कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। या तो दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना हो तो सिंपली याद रख दो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है हाफ, और बराबर है, और इसकी भी दी गई है हमारी हाफ। क्लियर। अब मुझे बताइए 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/1 दैट इज व्हाट 1। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई 1। तो आपका आंसर जो है वो आएगा आपका डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब एक सम इस तरह का दिया गया है, फॉर सम डेटा इफ मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली देन मोड इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो इन तीनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, पहले वो समझ लेते हैं। किसके बीच में, मीन मीडियन मोड के बीच में, फिर ही तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो भाई, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हमारे मीन मीडियन मोड में तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, मोड जो होता है ना 3 टाइम्स अगर आप मीडियन कर दो और उसमें से 2 टाइम्स मीन माइनस कर दो तो आपको मोड मिलता है। ये इसकी फॉर्मूला है। क्लियर है, ऐसा एग्जाम में आएगा और आएगा ही शायद। ठीक है, चांसेस ज़्यादा है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा दीजिए। हो सकता है मीडियन नहीं दिया हो, किसी में मीन नहीं दिया हो, पर इस तरह का आपको पूछा जा सकता है। अब देखो मीडियन की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, तो भाई दी हुई है 23, और हमें मीन की भी वैल्यू दे दी गई है। ये हमारा x बार है और ये हमारा मीडियन है। क्लियर, क्योंकि बोला ही है मीन एंड मीडियन, मतलब आपको मीन दिया है 21। क्लियर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 3 9, 3 2 6, 69 आ गया, और 21 2
42। अब दोनों को माइनस करूँ तो 7 and 2 27 आपको दिया गया है, तो हाँ आपका आंसर आएगा ए 27। क्लियर? तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 to 12 जो आपके क्वेश्चंस है वो दिए गए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है यहाँ पे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कुछ इस तरह का दिया गया है, 1080 इज इक्वल टू 2x इंटू 3y इंटू 5। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट। अब कई बच्चे जो इसको देख के घबरा जाते, सॉल्व नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना बेटा। देखो पहले तो इसको क्या कर दो, 2 भागों में बांट देती हूँ, 108 इंटू वॉट 10। ठीक है, अब हम इसका फैक्टराइजेशन पहले करके देखते हैं। इसका तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, ये 5 तो मिल गया, ये 2 एक तो मिल गया। ठीक है, बाकी इसका हम सॉल्व करते हैं। तो 108 को पहले 2 से डिवाइड करो तो 5 2 सा 5 4 सा, देन 27 2 सा 54। देन अब देखो 2 से नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे 3 से, बराबर 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब मुझे बताओ 2 के कितने मल्टीपल आए, तो 2 का स्क्वायर आया और 3 का क्या आया, पावर 3। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, 2⁻² इंटू 3⁻³ इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 एक और भी है, मतलब इसका मतलब कैसा होगा, ये 2⁻³ इंटू 3⁻³ इंटू 5। क्लियर? ये इसके इक्वल टू हो गया, सही है ना, क्योंकि ये देखो 5 2 ज़ा 10 किया, पर ये 2 एक यहाँ पे एक पावर है। आपको ये चीज़ तो क्लियर ही होगी कि जब भी दो चीज़ों के बेस सेम होते हैं, ठीक है, पावर अलग अलग होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बेस सिमिलर होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2 + 1 दैट इज़ व्हाट 3 हो जाएगा। क्लियर? तो आपके कितने हो गए 2⁻³ और ये 3⁻3। अब यहाँ पे ये जो पावर है और ये है, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 3, वैसे ही y की वैल्यू भी हमें मिल गई कितनी 3, और हमसे मांगा क्या गया x माइनस वाई दैट इज़ व्हाट 3 - 3 इज इक्वल टू व्हाट 0। आपका आंसर आ गया 0। अब बोलोगे 0 के लिए इतनी मेहनत की, हाँ बेटा 0 के लिए मेहनत की, क्या कर सकते। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a and b are the zeros of the polynomial, then find a into b। अब ए बी का सॉल्यूशन हमें पता है, इसकी फॉर्मूला क्या आती है, c/a। सिंपली कुछ नहीं करना है, c आपको दिया गया है ये, और आपको a यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आपका क्या होगा 1, तो आपका क्या आएगा 5/1 दैट इज़ व्हाट 5 आपका आंसर आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, अ बैलेंस डाइस इज टोस्ड 1 देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। अब डाइस के ऊपर टोटल कितने फेसेस होते हैं, बराबर है 6 फेसेस होते, 6 फेसेस टोटल होते हैं डाइस पे 1 2 3। तो मुझे बताओ ना टोटल आउटकम भी कितने होंगे, 6 ही होंगे जितने फेसेस है। क्लियर? तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 दैट इज व्हाट 6 पूरे आएंगे। क्लियर? तो आपका आंसर जो है वो आएगा 6। और यहाँ पे तो इतना फालतू क्वेश्चन पूछा है कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आप अपने टेबल के हिसाब से भी बात करो तो क्या आएगा हाफ। क्लियर? कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंजेंट डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब बोला क्या है ना वो समझना, एक सर्कल है। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम ये सर्कल जैसा सर्कल नहीं है, तो बेटा मैंने हैंड से ड्रॉ किया है, ठीक है, अभी के लिए मान लो ये सर्कल है। अब बोला क्या है, अ डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के इंटीरियर से। पर हमें पता है टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सटीरियर ही। एक तो सर्कल से एक लाइन एक्सटीरियर साइड से पास होगी, वो भी एक पॉइंट पे। जब हमारी डेफिनेशन ही बोलती है कि बाहर से जो रे पास होगी, बराबर है, बाहर से एक लाइन पास होगी और वो एक पॉइंट पे टच करेगी, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जब बाहर से पास करेगी तो क्या अंदर से कोई भी ऐसी लाइन पास कर सकती है, तो नहीं, तो आंसर क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पे इंटीरियर बोला है ना, इसलिए आपको कंफ्यूज किया गया है इंटीरियर। अगर एक्सटीरियर बोला होता तो कितने टेंजेंट, तो भाई इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक पॉइंट पे टच करने वाले कितने भी टेंजेंट्स हो सकते हैं।
तो वहाँ पे इनफाइनाइट मेनी आता है। और यहाँ पे अगर इंटीरियर पूछा है, वर्ड इंटीरियर आपको दिया गया है, तो कितना आएगा आंसर? 0। क्लियर? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझा दिया। तो उसी तरह से आपको एग्जाम में करना है। आगे क्या दिया गया है? फॉर अ गिवन डेटा मोड इक्वल टू व्हाट। अब आप देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंट जो नंबर आएगा वो हमारा मोड होता है। तो सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर कितना है? देखो 2 कितनी बार आया? तो भाई 2 बार आया। 0 एक ही बार आया। 1 एक ही बार आया। 4 एक ही बार आया। 6 एक ही बार आया। 5 भी एक ही बार। 3 जो है ना वो 3 टाइम्स आया। 3 कितनी बार आया? 3 टाइम्स आया। तो हमारा मोड भी कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दिए गए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स 1 मार्क ईच। ठीक है, अब कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए, बताने हैं कि ये फॉल्स है या ट्रू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल √2, अब इसकी अगर वैल्यू आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको नंबर कैसा मिलेगा? इरेशनल नंबर। तो ये √2 तो इरेशनल नंबर ही होता है, तो ये इसका आंसर तो आपका क्या आएगा? फिलहाल 2 ही आएगा। ठीक है, सी का स्क्वायर थोड़ी है कि आप सॉल्व कर लोगे। चलिए फिर क्या बोला है? HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज व्हाट। अब पहले अगर HCF अगर आप निकाल देते हो तीनों का, ठीक है, तो क्या होगा? इसको अगर 3 से करो, 3 4 जा, 4 1 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। अच्छा, सब में कॉमन फैक्टर एक आ रहा है 3 3 3। तो अच्छा, और इसमें क्या होता है? HCF का मतलब ही होता है कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है हमारा? HCF होगा 3 ना के 1। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया भाई फॉल्स। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका? फॉल्स। अब यहाँ देखो √3x + 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और पूछा है कि ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो हाँ भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ना? क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि स्क्वायर आता है। लीनियर का मतलब क्या होता है? अगर मैं देखो इसको है ना इस तरह से दिया है, ये कांस्टेंट नंबर है, पर ये जो दिया हुआ है इसका पावर देखना होता है। अगर पावर 1 है तो वो क्या माना जाएगा? लीनियर माना जाएगा। ठीक है, पावर 2 होता तो क्वाड्रेटिक और पावर 3 होता तो क्यूबिक, इस तरह से। तो यहाँ पे जो दिया गया है पावर क्या है? सिंगल है। डिग्री जो आपकी दी गई है वो कितनी है? 1 है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर आएगा आपका 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। हाँ बराबर है। देखो कोई इवेंट बनने की और नहीं बनने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो हम क्या करते हैं? P ऑफ E और नॉट इन E, तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखेंगे बाहर की तरफ। तो ये इक्वल टू कितना होता है? ऑलवेज 1। बराबर। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी है 5, सॉरी, पास होने की प्रोबेबिलिटी है 50% चांसेस है कि आप पास हो जाओगे, मतलब 50% चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे, तो 100% चांसेस आते हैं ना। वैसे ही आपकी जो ये प्रोबेबिलिटी है ना वो भी कुछ इस तरह की ही होती है। हमारी पर कितनी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी? 1। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल 0.5% चांसेस है पास होने के, तो 0.5 चांसेस है फेल होने के। क्लियर? तो यहाँ पे कैसा होगा? 0.5 पास, 0.5 फेल। क्लियर? तो जितने पास होने की उतनी ही फेल होने की होती है। तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारी कितनी होगी? 1 होगी। अच्छा, ये क्या अब आपको दिया गया आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस और द 1 वर्ड और द 1 नंबर। अच्छा, ये पूछा गया है कि अरिथमेटिक फॉर्म में है या नहीं है। अरिथमेटिक फॉर्म में कब माना जाता है? जब डी की वैल्यू सेम हो। अब मुझे एक बात बताओ, 1 - 1 तो आया 0, दूसरे और तीसरे इन दोनों को भी किया तो 1 - 1 = 0। पर जैसे ही हम इन दोनों को कर रहे हैं, ठीक है, 2 - 1 = 1, क्या ये सेम है? देन आंसर इज नो। बराबर। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख देना होगा। क्लियर? अब क्या पूछा है नेक्स्ट? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो भाई इनफाइनाइट मेनी अगेन। वाई इनफाइनाइट मेनी? क्योंकि ये पॉइंट पे तो कितने भी मैंने बोला था, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट में, और वो कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी होंगे। अब देखो P ऑफ A दिया हुआ 0.65, तो P ऑफ A बाहर कितना होगा? तो हमें जैसे कि पता है P ऑफ A
प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू व्हाट 1। तो पी ऑफ ए दिया हुआ 0.65 प्लस पी ऑफ ए बार, अब ये 1 में से ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पी ऑफ ए बार कितना होगा हमारे पास 1 माइनस 0.65, तो ये हमारा आ जाएगा 0.35। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे ना, इस सम को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो भाई यहाँ पे है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो 8 है, उसके सामने वाला ही हमारा मॉडल क्लास होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 3 to 5, आपका मॉडल क्लास आ जाएगा। अब नेक्स्ट तो फॉर्मूला ही पूछी है, तो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ द कॉन की भी हमारे पास ये फॉर्मूला दी गई है। ठीक है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस, अच्छा सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला क्या होती है, 2 पाई आर। क्लियर। द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, अब इसमें एक फंडा आपको क्लियर करना होगा कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर कैसे ढूंढेंगे हम लोग। ये माइनर सेक्टर है, थीटा की वैल्यू हमें ये फाइंड करना है, ये माइनर सेक्टर दिया गया है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, पूरे सर्कल का एरिया होता है। अब मुझसे मांगा कितना गया है, माइनर सेक्टर का। अब मुझे एक बात बताओ, ये पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब 360 डिग्री के एंगल का पूरे का होता है एरिया। ठीक है, तो थीटा का कितना, बराबर, तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर होल अपॉन व्हाट 360। अच्छा, तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो हमारा आंसर आएगा ये वाला। अच्छा, सर्कमफेरेंस का जैसे मैंने बोला ना, वो तो आपको पता ही होता है, सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है ना, ये बाउंड्री होती है सर्कल की, और ये बाउंड्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 2 पाई। एरिया पूछा हो तो पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस होता है तो 2 पाई आर। क्लियर। चलिए, तो आगे का आगे के पेपर भी हम आगे सॉल्व करते हैं, तो बने रहिएगा तब तक। एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं? अगर कोई बच्चा क्लास 6 से ही डिसाइड कर ले कि मुझे शेफ बनना है और वो हर साल प्रैक्टिस करता रहे, तो क्लास 12 तक वो 800 to 900 डिशेस बना चुका होगा। वो सिर्फ जॉब के लिए रेडी नहीं होगा, वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है, अपनी ब्रांड लॉन्च कर सकता है, इंडस्ट्री में नया नाम बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी शुरुआत की। और लाइफ का सिंपल रूल है, जल्दी शुरुआत इक्वल्स ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस, लेट शुरुआत इक्वल्स ज्यादा स्ट्रगल। एग्जैक्टली वैसे ही CA फाउंडेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट अवेयरनेस जो बहुत कम लोगों को पता होती है, CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन क्लास 10 के बाद भी हो सकता है, और वो रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड रहता है। जब एक नॉर्मल स्टूडेंट 12 के बाद सोच रहा होता है अब क्या करें, वही स्टूडेंट जिसने 10 के में ही CA डिसाइड कर लिया, वो 12 के तुरंत बाद फाउंडेशन का एग्जाम पास कर सकता है। इसका मतलब उसके 6 महीने बच सकते हैं, और CA में 6 महीने का हेड स्टार्ट लाख्स की अर्निंग वैल्यू क्रिएट कर सकता है। बड़ी सिटीज में स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस होती है, इसलिए वहां के स्टूडेंट्स 11th से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास 2 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। लेकिन छोटी सिटीज में कई स्टूडेंट्स को यह पता ही नहीं होता कि 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। वो 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं ये तो 2 साल पहले भी स्टार्ट हो सकता था, और तब रिग्रेट होता है। इसलिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। और एक और स्ट्रॉन्ग फैक्ट, CA फाउंडेशन का लगभग 70% सिलेबस क्लास 11 to 12 कॉमर्स से रिलेटेड होता है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स सेम होते हैं, बस डेप्थ और अप्रोच अलग होती है। मतलब अगर 11th से स्मार्ट प्लानिंग हो तो बोर्ड और CA दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट 11th से स्टार्ट करे, वो कंपटीशन से 2 साल आगे होता है, अटेम्प्ट सेव करने के चांसेस बढ़ते हैं, फियर खत्म होता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। जैसे साइंस स्टूडेंट्स को क्लास 11 to 12 के साथ JEE और नीट का इंटीग्रेटेड एडवांटेज मिलता है, वैसे ही कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी क्लास 11 to 12 के साथ स्ट्रक्चर्ड CA ओरिएंटेड प्रिपरेशन का इक्वल एडवांटेज मिलना चाहिए।
नवसारी में ये स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन सिर्फ जुमानी एकेडमी ही प्रोवाइड करता है। इसलिए पिछले 11 साल में 12 बोर्ड में हमारे 100% रिजल्ट रहा है। हर स्टूडेंट को एवरेज 10 to 15% इंप्रूवमेंट मिला है। और पिछले 3 अटेम्प्ट्स में नवसारी के CA फाउंडेशन टॉपर्स हमारे यहां से ही आए हैं। डिसीजन सिंपल है, रिग्रेट करना है बाद में या स्मार्ट स्टार्ट लेना है आज। सक्सेस एक्सीडेंट से नहीं मिलती, अर्ली अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन से मिलती है। एडमिशन ओपन है, एनरोल नाउ। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं जुमानी एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने मार्वल का पेपर नंबर 1 का सेक्शन ए सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे और ये जो पेपर है ना वो आपका है जून जुलाई 2025 का। ठीक है, तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सेक्शन ए होता है वो होता है 24 मार्क का। हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क के। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है 1 to 6 क्वेश्चन जिसमें दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चन में क्या होता है कि MCQ दिए गए होते हैं। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 2x + 3y - 4 = 0 and 6x + 9y - 12 = 0 हैज डैश सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन को जिस तरह से आपको 2 इक्वेशन दी गई है और पूछा है कितने सॉल्यूशन होंगे। अब इसको सॉल्व नहीं करने बैठना है, आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज एक दूसरा रास्ता भी है जो हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। A1/A2 B1/B2 = C1/C2। ठीक है, रेशियो से हमें पता चलता है कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब ये रेशियो कहाँ से आया, तो आपका जो ये क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल फॉर्मेट में आपको दिया गया है ब्लू कलर के। उसके अंदर आपको ये कंडीशंस भी दी गई है और फॉर्मूला भी दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमारा A1 हो जाएगा, ये होगा B1 और ये होगा हमारा C1। वैसे ये होगा हमारा A2, ये होगा B2 और ये होगा हमारा C2। अगर मैं इसको इसके वैल्यू में रखूँ तो क्या होगा, देखते हैं। 2/6 आया। अच्छा, B1/B2 तो 3/9, C1/C2 तो -4/-12 होगा। और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 जा 9 4 1 जा 4 3 जा 12। क्लियर। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि तीनों ही जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। अगर ये तीनों ही जो रेशियो है वो इक्वल होंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट होती है तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। क्लियर है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आपका आंसर आएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। अब डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b² - 4ac। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c। a की वैल्यू हमें दी हुई है 4, b की हमें दी हुई है -4 और c की हमें दी हुई है 1। क्लियर, देखिए ये b एंड c, तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं पावर अगर इवन नंबर होता है तो यहाँ पे माइनस साइन हट जाती है। तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 -4 4 जा अगेन 16। तो आपकी वैल्यू कितनी आई, डिस्क्रिमिनेंट आपका आया 0। तो आपके पास आंसर दिया गया है बी, आंसर आपका आएगा 0 बी। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, फॉर एनी ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AK + 1 - AK = व्हाट। अब K इज द नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो 1 2 3 4 से स्टार्ट करके। ठीक है, तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहला तो आपको क्या दिया हुआ है, K + 1 - AK। अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 - A1। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, A2 - A1। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस ही तो बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके 2 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 - A2 तो क्या हो जाएगा 3 - 2। अच्छा, ये भी क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस ही तो होता है। हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस में, A1 A2 A3, समझो ऐसी सीरीज दी है, इन दोनों का डिफरेंस भी सेम ही होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी सेम ही होता है। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, तो D से, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और यही यहाँ पे पूछा है। लग रहा है ना कंफ्यूजिंग, पर है कुछ नहीं। देखो
एकदम सिंपल सा सम है, k इज द नेचुरल नंबर बोला है, मतलब आपको सिर्फ उसकी वैल्यू रखनी है 1 2 3 4 और इसका आंसर लाना है, तो आपको मिल जाएगा, इसका आंसर आपका आएगा डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स -3 -4 फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब आप बोलोगे एक पॉइंट तो हमें दिया हुआ है -3 -4, दूसरा तो दिया ही नहीं हुआ है, बट आपको बोला है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है, 0 0 लिया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ ए है, ये हमारा बी है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये मेरा समझो x2 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है और ये मेरा y2 है। क्लियर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस, अब देखो एक चीज समझो, ये माइनस फॉर्मूला का है और इसके पास भी माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर रखूंगी -3 होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा y2, तो 0 माइनस और दूसरे ब्रैकेट में भी -4 होल स्क्वायर। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का होता है हमारा 16 और 16 प्लस 9 दैट इज व्हाट 25, और 25 किसका स्क्वायर है, तो भाई 5 का है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 5। ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई दूसरा पॉइंट नहीं दिया गया है, बोला ही है फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या है, 0 0 पॉइंट्स लेने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। फिर क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 60। अब सेकंड की वैल्यू क्या होती है, सेकंड 60। क्लियर। उसकी वैल्यू हमारी होती है 2, तो अगर उसका स्क्वायर लेना है तो मैं क्या करूँगी, 2 का स्क्वायर ले लूँगी। 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो हमारा क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले की कौन सी साइन है, नेगेटिव है, तो -3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके पास दिया गया है फॉर एनी डेटा इफ मीन एक्स बार मोड जेड मीडियन एम देन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो इन तीनों का रिलेशन कैसा होगा, z इज इक्वल टू व्हाट 3 मीडियन माइनस 2x बार होता है, तो हमें z की वैल्यू मिलती है। क्लियर। अगर z में से x बार माइनस करने को बोला है दैट मीन्स ये मीडियन में से भी करना होगा, किस में से करना होगा, मीडियन में से भी x बार माइनस करना होगा। इन द सेम वे x बार में से भी x बार क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब यहाँ समझिए z माइनस एक्स बार, ये क्या हो गया 3 मीडियन x बार। अब अगर इसकी वैल्यू की बात करूँ तो x बार माइनस एक्स बार तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 तो भी 0 आएगा, मतलब ये हमें वैल्यू मिली एग्जैक्टली, क्या मिला, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है ना, मीडियन माइनस एक्स बार। अच्छा यहाँ पूछा क्या गया, मीडियन माइनस एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे क्या जो मिसिंग है वही रहेगा, यहाँ पे आएगा आपका आंसर 3। 3 कहाँ दिया हुआ है, ए में। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब जो क्वेश्चन दिया गया है 7 to 12 जो आपके क्वेश्चन है वो होते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। और उसमें से आपको ये ऑप्शंस भी दिए गए होते हैं, सिर्फ आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है इन दोनों का HCF। पहली बात मुझे बताओ कुछ भी कॉमन फैक्टर निकलेगा क्या, ये तो प्राइम नंबर है। ठीक है ना, प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे 1 है। ठीक है। तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। अब देखो फिर क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट मतलब क्या, A इंटू बी। ठीक है। A इंटू बी की हमारे पास फॉर्मूला है C/A, सिंपली सिर्फ फॉर्मूला ही पूछिए, तो आपका क्या आएगा C/A। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, इन अ मैथमेटिक्स पेपर ऑफ 50 मार्क्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 मार्क इज। अब मुझे बताओ एक 50 मार्क का आपके पास पेपर है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। अब कहीं बच्चे है ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी है 50, बट ऐसा नहीं है बेटा, 51 होगा। क्यों, 0 भी तो आया ना। देखो 1 से 50 तक का कोई भी मार्क्स ला सकता है, बराबर है, कोई भी मार्क्स ला सकता है, पर 0 भी तो ला सकता है ना, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 51। अच्छा उसमें भी 0 लाने की पॉसिबिलिटी कितनी, 1, एक ही बार 0 आ सकता है, मतलब 0 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1 टाइम। हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/51।
तो 0 लाने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/51। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होके 1/50 रख के आते हैं, वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं आपके। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसी का ही खास ध्यान रखना है। क्लियर? अब यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह का दिया गया है, थोड़ा ब्लर है बट आपकी बुक में प्रॉपर क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ऐसा बोला है कि √3 है 10a + b इज इक्वल टू √3 देन a + b इज इक्वल टू व्हाट? हमसे ऐसा मांगा गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए √3 अगर हम टेबल का इस्तेमाल करें, बराबर है ट्रिगोनोमेट्री के टेबल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं सही तरह से, तो अच्छा ट्रिगोनोमेट्री टेबल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कब √3 वैल्यू आती है 10 की। ऐसा कब होता है कि 10 की वैल्यू जो है वो जो है √3 आएगी। ऐसा तब होता है जब 10 60 होता है। ठीक है, अब ये 60 ही बराबर है, अगर मैं यूं बोलूँ ये दोनों ही √3 है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या होगी? इक्वल होगी। देखो 10a + b इज इक्वल टू 10 60, 10 हटा दो तो a + b इज इक्वल टू व्हाट? 60 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 60 आएगा, 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश टेंजेंट्स। सर्कल, अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। अगर कुछ नहीं बोला हो तो हम ऐसे ही मान के चलेंगे, टेंजेंट तो एक्सटीरियर होता है, तो सिर्फ टेंजेंट्स जो है वैलिडली मतलब एक्सटीरियर ही है, वो कितने हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझना, अगर इंटीरियर बोला होता है तो हमारा आंसर बदल जाता 0, बराबर। पर अगर इंटीरियर नहीं, अब ऐसा बोला है कि कितने टेंजेंट्स होते हैं, मतलब बाहर तो कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोड फाइंड करने को बोला है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 2 टाइम्स आपका 0 है, 2 टाइम्स है आपका 2, अच्छा 5 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है, बट 3 देखो 1 2 एंड 3। क्लियर? तो मोड एक्चुअल में हम किसको बोलते हैं? मोस्ट द टाइम अकरेंस ऑब्जर्वेशन, बराबर। मोस्ट टाइम अकरेंट ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत ज़्यादा बार आने वाला ऑब्जर्वेशन जो होता है वही हमारा क्या होता है? मोड होता है, बराबर ना। तो इसी को हम एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्लियर? कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा? मोड होगा। तो मोड कितना है हमारे पास? 3 है, तो आपके मोड की वैल्यू क्या आएगी? एक तो 3 बार आया और ये कौन सा आएगा? कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया? 3, तो हमारा मोड क्या हो गया? 3। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन दिए गए 13 to 16 वो क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्लियर? तो जो ये 13 से क्वेश्चन दिए गए हैं, पूछे हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें बताना है। फिर क्या बोला है? अब देखो द सम ऑफ द रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब क्या बोला है? देखो सम ऑफ रेशनल नंबर, समझो कि ये 2 रेशनल नंबर है और √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। अच्छा, इन दोनों को मिला के ये नंबर भी क्या कहलाएगा? इरेशनल ही कहलाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी? इरेशनल आएगी। प्लस भी होगा तो भी जो नंबर आएगा वो भी क्या हो जाएगा? इरेशनल ही होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है ट्रू। क्लियर? सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू व्हाट? इरेशनल ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिया गया है वो देखो, x³ + x हैज 3 zeros। अब देखा जाए तो क्यूब है इसलिए कई बच्चे बोलेंगे कि हाँ 3 zeros होंगे, पर ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो, इन दोनों में से ये x कॉमन निकलेगा, बराबर। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, x = 0 और x² + 1 = 0, therefore x² = what? -1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रियल जीरोस की अगर बात करूं तो कितने मिले? 1 ही तो मिला ना रियल जीरो, बराबर है। 3 तो जीरो मिले नहीं हमें। 3 जीरो का मतलब समझ रहे हो? 3 आपके जीरो मिलने चाहिए, तो वैसा तो है नहीं। जीरोस का मतलब 3 वैल्यूज, रियल वैल्यूज बोलिए, तो आपके ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A dependent pair of linear equation is always consistent। हाँ,
बराबर है, क्या बोला है, अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये उसी की बात चल रही है अगेन। डिपेंडेंट पेयर मतलब वही A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2। अगर ये तीनों ही इक्वल है तो वो क्या होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट भी होता है, ठीक है। और ये इसकी लाइंस भी कैसी होती है, कोइंसाइड होती है, और ये सॉल्यूशन भी कैसा कहलाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। और ये कैसी होती है इक्वेशन, तो ऑलवेज कैसी होगी, तो कंसिस्टेंट ही रहेगी। तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है, ट्रू दिया गया है। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो अगेन यस ट्रू है। क्यों ट्रू है, तो देखो भाई प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 और 1 के बीच में ही आती है हमेशा, ठीक है ना। 1 से ज़्यादा या 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते, ना ही 1 से ज़्यादा लेते, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाता है ट्रू। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या बोला गया है, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस और वन वर्ड और अ नंबर, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी कुछ नहीं है, आपसे फॉर्मूला मांगी गई है, एस एन इज इक्वल टू व्हाट, एन बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस फॉर्मूला का 1 मार्क दे रहे हैं मुफ्त में, बोलो कितनी अच्छी बात है, नहीं। चलिए डिफाइन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है। तो हम टेंजेंट किसको बोलते हैं, अ टेंजेंट टू अ सर्कल किसको बोलेंगे, तो क्या लिखोगे, a tangent to a circle is a straight line that touches the circle at exactly one point। पहला तो आप एक पॉइंट लिख दोगे कि हाँ, अगर मैं दिखाती हूँ डेफिनेशन तो वैसे भी आप लिख सकते हो, वैसे तो टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट, अब इसके अंदर मेनली जो पॉइंट आपको कवर करने हैं 3 पॉइंट होंगे, दैट व्हाट टचेस द सर्कल at exactly one point, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज that point is called the point of contact, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपको लिखना है, ये जो होता है ना, इज perpendicular to the radius at the point of contact। आप ऐसा डिफाइन करके भी लिख सकते हो, क्लियर। ये डेफिनेशन भी एकदम प्रॉपर है, तीनों पॉइंट कवर होने चाहिए। टेंजेंट किसको बोलेंगे, तो सपोज ये हमारा सर्कल है, तो भाई टेंजेंट किसको बोलेंगे, जो ऐसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। सपोज ये हमारा रेडियस है, तो यहाँ से रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होते का मतलब क्या है, 90 का एंगल बनाएगा दोनों साइड, क्लियर है। तो बस इतना ही बोला है, ये तीनों पॉइंट इसमें कवर होने चाहिए। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.37, क्या दिया गया है, वेट अ सेकंड, अच्छा क्या दिया हुआ है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.37, देन पी ऑफ ए बार। अब मुझे एक बात बताओ, कोई प्रोबेबिलिटी होने की और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1। अगर मुझे इसकी वैल्यू दी गई है 0.37,
तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये वैल्यू वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूँ, 1 माइनस 0.37, अब देखो इसमें से कैसे माइनस करोगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम कैसे माइनस करते हैं, 37 है सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे क्या कर दिया 100, यहाँ पे 10 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, ठीक है ना। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 तो 63, 0.63 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, माइनस करना तो आपको आता ही होगा होपफुली, ठीक है। फिर भी चलो कोई इशू नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया 0.63। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन 20 में, फॉर अ गिवन डेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 545, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100, देन फाइंड मीन। आपको देखो सब कुछ तो दिया ही हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये दोनों ही वैल्यू दे दी गई है, 545 डिवाइड बाय व्हाट 100। अब 100 है, नीचे कितने 2 0 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 डिजिट के आगे एक पॉइंट लगेगा, तो क्या आएगा 5.45, ये आपके एक्स बार की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या बोला है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की अगर बात करते हैं, जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमारी जो आती है वो होती है हमारी 2 पाई आर। अब बोला है सेमी सर्कल की, मतलब आधे सर्कल का अगर मुझे क्या ढूंढना है, सरकमफेरेंस ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगी 2 पाई आर अपॉन व्हाट 2, आधा हो जाएगा ना, तो आधा हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करूंगी, 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना आएगा, पाई आर आएगा। अच्छा, तो दिया ही हुआ है पाई आर, तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका आ जाएगा सी। अच्छा, फिर क्या बोला है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट एग्जैक्टली। तो आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल एक सर्कल दिया गया है और इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते, कितने पोर्शन में डिवाइड करते, तो 4 पोर्शन में। तो ये जो पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर जो क्वाड्रेंट है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करने को बोला है। मुझे पता है कि पूरा जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 भाग में बोला है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 4। अच्छा, डायरेक्टली आपको दे ही दिया गया है, देखिए, तो आपका आंसर आएगा ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, फिर क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये हमारी फॉर्मूला तो दी हुई है बनी बनाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे एक फंडा है कि टोटल एरिया बोला है, कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला है। क्लियर है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला है, तो पहले तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ, देखो सॉरी, अच्छा पाई आर एच, ठीक है, इसकी होगी। और ये अगर मैं बात करूँ एक सर्कल और 2 सर्कल, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 2 पाई आर एच है हमारा किसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं बात करती हूँ 2 सर्कल की भी, टोटल में अगर मैं बात करूँ तो इसका और इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एक का, तो ये 2 दिए हुए, ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या कॉमन निकल सकता है, 2 पाई आर कॉमन निकलेगा। अगर मैं 2 पाई आर कॉमन निकालती हूँ, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा h, 2 पाई आर निकल गया, अंदर आएगा r। अच्छा, तो ये दिया तो हुआ है, देखिए a दिया हुआ है। क्लियर है, तो ये हमें क्या मिलेगा, सिलेंडर का जो है टोटल सरफेस एरिया बोला है। अब कई क्वेश्चन में ना कर्व सरफेस एरिया दिया होता है, तो आप सिंपली क्या करके आओगे, 2 पाई आर एच। क्लियर, ये आपकी सिंपल फॉर्मूला हो जाएगी। पर टोटल बोला है तो सिलेंडर के ये 2 फेसेस भी लेने पड़ेंगे, और ये फेस तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, सर्कल होते हैं। तो एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का ही टोटल मांगा गया है, और मैंने ये क्या किया है, कॉमन निकाला है। तो हमारी फॉर्मूला क्या बनती है, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर। तो इसी के साथ जो है ये पेपर हमारा होता है समाप्त। बने रहिएगा, आगे के पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।